हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा लोक। जय हिंद, जोहार। आपका परिवार शिक्षा लोक में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी के लिए मतलब सभी एग्जाम के लिए, चाहे झारखंड का जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, उन सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 24 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि झारखंड से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल से देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो पिन किया हुआ है। तो पहला जो है क्वेश्चन वो है कि उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है। ए में है काहिरा, बी में है सियोल, सी में है प्योंगयांग और डी में है टोंग। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कि प्योंगयांग। बता दें दोस्तों कि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और यहाँ का मुद्रा का नाम वॉन है। जिस तरह हमारा देश यानी कि इंडिया, भारत की राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा रुपया है, उसी प्रकार उत्तर कोरिया की जो राजधानी है प्योंगयांग है और मुद्रा वॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें है कि सिख धर्म के पवित्र स्थल करतारपुर साहिब किस देश में स्थित है। ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी चीन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका पहला का सी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का कि करतारपुर साहिब जो स्थित है वो है पाकिस्तान में, इसलिए करतारपुर कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया है भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से, ताकि श्रद्धालु आसानी से जा सके और जो पूजन अर्चन है वो कर सकें। तीसरा नंबर प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली मोमिजी निशिया किस देश से संबंधित है। ए नेपाल, बी जापान, सी चीन या डी हांगकांग। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। तो बात करें मोमिजी निशिया के तो ये जापान से संबंधित है। सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीती हैं, मतलब कि गोल्ड जीती हैं। और ये जो गोल्ड है वो कहाँ जीती हैं तो आपका जापान में जो ओलंपिक हुआ है उसमें। और बता दें कि ये कौन से खेल से संबंधित है तो स्केट बॉर्डर, स्केटिंग जो होता है स्केट पे चढ़ के जो स्लाइड करते हैं उसमें। नेक्स्ट है किस भारतीय नियामक प्राधिकार को हरित ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ए है सेबी, बी इरडा, सी ट्राई और डी सेल। तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईडा। ईडा को हरित ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। फिफ्थ, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेज। ए तमिल, बी तेलुगु, सी मलयालम या फिर डी कन्नड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा। तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार मतलब दक्षिण भारतीय राज्यों में जो अधिकांशतः भाषा बोले जाते हैं, चाहे वो तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, ये सभी भाषाओं का जन्म तमिल से ही हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 6 है 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है। ए चेतन भगत, बी अरुण शौरी, सी शिव खेड़ा या डी नरेंद्र मोदी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेतन भगत, यानी कि ऑप्शन ए। 400 डेज के लेखक जो राइटर है वो है चेतन भगत। नेक्स्ट है 7th नंबर, स्वयं को दूसरा सिकंदर मतलब सिकंदर सानी कहने वाला राजा या सुल्तान कौन था। ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी सिकंदर लोदी। तो 7th का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी मतलब AK-47। ठीक है। 8 है किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया, मतलब कि इसको बैन कर दिया। मोहम्मद शाह ने, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। जी हाँ, ऑप्शन सी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, राइटर कौन है। ए अबुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अरविंद घोष या फिर डी मुल्क राज आनंद। तो 9th का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे अरविंद घोष, ऑप्शन सी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है। अपने राज, स्वराज, उसका अर्थ क्या है। ये पूर्ण स्वतंत्रता, बी स्वशासन, सी आर्थिक स्वतंत्रता या डी राजनीतिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों जो स्वराज शब्द है उसका अर्थ होता है स्वशासन मतलब खुद से शासन करना, ऑप्शन बी। आपको बता दें कि 1906 में आयोजित जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था उसी में जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने कहा था कि स्वराज को प्राप्त करना चाहिए, मतलब अपना शासन को प्राप्त करना चाहिए किससे तो अंग्रेजों से। 11th है सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित थे। ए आचार्य नरेंद्र देव, बी GK गोखले, सी MG रानाडे या फिर डी आचार्य विनोबा भावे। तो 11th का जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल एक ही ऑप्शन होगा जिनका नाम है आचार्य विनोबा भावे।
ये जो है भूदान आंदोलन, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ज़मींदार है, उसके पास 200-300 बीघे ज़मीन है, तो क्या करते थे, ये जाते थे उनके पास, रिक्वेस्ट करते थे कि अगर आप सब पे खेती नहीं कर पा रहे हैं, और ये तो बात सही थी कि सब पे नहीं कर पाएगा कोई, तो वो बोलते थे कि जो ज़रूरतमंद है आप ही के जो गांव में है उसको कुछ दे दे भूमि, ताकि उपयोग भी हो और उसका जीविका भी अच्छे से चले। नेक्स्ट है 12th कि यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, भारतीय राज्य से है। ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो राज्य जो है, जी हाँ, कर्नाटक है, यानी ऑप्शन बी। इसके बारे में बात करें तो ये जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है और साथ ही साथ पारंपरिक नृत्य या नाट्य का भी रूप है, मतलब इसमें नाटक भी होते हैं। ठीक, यक्षगान नाटक भी है और नृत्य भी। अगला है कि भारत के सबसे लंबी सुरंग जिसका नाम है जवाहर टनल यानी जवाहर सुरंग निम्न में से कहाँ स्थित है। ए जम्मू कश्मीर, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी हिमाचल प्रदेश। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन ए। आपको बता दें दोस्तों कि ये जम्मू और कश्मीर दोनों को जोड़ता है। उसके बीच में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। दर्रा एक रास्ते को बोलते हैं जो संकरी होते हैं दो घाटियों के बीच में। तो वर्तमान में जो चेनानी नासिर सुरंग है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, और जम्मू कश्मीर में स्थित सुरंग पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसकी बात करें यदि जवाहरलाल नेहरू सुरंग की, तो ये भारत की पहली पूर्ण रूप से एकीकृत सुरंग प्रणाली है जिसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर से ऊपर है। ठीक, नेक्स्ट है भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता। ए है मानसून, बी है महासागरीय धाराएं, सी है भूमध्य रेखा का सानिध्य या फिर डी हिंद महासागर का अस्तित्व। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कि भारतीय जलवायु पर महासागरीय धाराओं का प्रभाव या तो कम पड़ता है या तो ना के बराबर पड़ता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 क्रिकेट बैट के लिए विल्लो कहाँ से प्राप्त होता है। उष्णकटिबंधीय वन से, वर्षा प्रचुर वन से, पतझड़ वन से या शंकु वृक्षी वन से। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी शंकु वृक्षी वन से। आपको बता दें दोस्तों कि अगर यहाँ बात करें बैट की, तो बैट की 2 वैरायटीज होती हैं। एक का नाम होता है इंग्लिश विलो और दूसरे का नाम होता है कश्मीर विलो। जो कश्मीर के ठंडे प्रदेशों मतलब वहाँ के प्राप्त पौधों के से बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है, उसे बोलते हैं कश्मीर विलो। और जो इंग्लैंड वगैरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह के जो वन होते हैं शंकुधारी वन, जहाँ पे वहाँ से प्राप्त होते हैं खास करके यूरोपियन कंट्री से, तो उससे निर्मित बैट को बोलते हैं इंग्लिश विलो। तो इसलिए अगर आप इसके टेक्निकल वर्ड को जानते हैं, क्रिकेट खेलते होंगे तो आप तो सही कर देंगे शंकु वृक्षी वन, क्योंकि इंग्लिश विलो यानी अंग्रेज लोग कैसे प्रदेश में रहते हैं, तो आपको शंकु वृक्ष वाले वन मतलब कि शीतोष्ण में। 16 है हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। ए चावल, बी गेहूँ, सी दालें या फिर डी गन्ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गेहूँ, यानी व्हीट, ऑप्शन बी। और हरित क्रांति की बात करें तो इसका सर्वाधिक लाभ जो मिला था वो मिला था पहला आपका हरियाणा, दूसरा पंजाब और तीसरा पश्चिमी यूपी। ठीक है, सर्वाधिक लाभ उन्हीं राज्यों को प्राप्त हुई थी। और इसमें जो प्रमुख लक्षित फसल था वो था गेहूँ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेराम्बूर मतलब चेन्नई में, बंगलुरु में, वाराणसी में या हावड़ा कोलकाता में। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर होता है वो होगा पेराम्बूर चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, ऑप्शन ए। जल प्रदूषक का मुख्य कारण या कारक इसमें से कौन है। ए धुआं, बी औद्योगिक अपशिष्ट मतलब कचरे, सी अमोनिया या फिर डी धोने का पाउडर। तो इसमें सबसे प्रमुख या सबसे बड़ा जो प्रदूषण का कारक है जल प्रदूषण का वो है दोस्तों औद्योगिक अपशिष्ट, मतलब कि आपके इंडस्ट्री से निकले हुए जितने भी कचरे हैं वो डायरेक्ट देखते होंगे कि बिना उपचारित किए, बिना ट्रीटमेंट किए हुए डायरेक्ट नदी में छोड़ दिया जाता है, जलाशय में छोड़ दिया जाता है, जिससे जो समुद्री या फिर जलीय बोलिए पारितंत्र है वो काफ़ी प्रभावित होता है, जलीय जीव जंतु मरने लगते हैं और वहाँ का पूरा इकोलॉजी डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है। ए स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में, स्वर्ण का मुक्त टंकन, सी है स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना, या डी असीमित वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी का न होना स्वर्ण बुलियन मान कहलाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आते हैं 20, इसमें है कि नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है।
तो नगद आरक्षण अनुपात को अगर इंग्लिश में बोले तो कैश रिजर्व रेशियो होता है, जिसको बोलते हैं CRR। और खुले बाजार की संक्रियाओं को बोलते हैं OMO, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इंग्लिश में आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए इसके जो वर्ड होते हैं वो इंग्लिश में भी देखें। जब आपका क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन में तो उसको एक बार इंग्लिश में ज़रूर देखें ताकि गलती ना हो। ऑप्शन ए है मौद्रिक नीति, बी है बजटीय नीति, सी है व्यापार नीति और डी है राजकोषीय नीति। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि CRR और OMO के विचरण किसके साधन है, तो मॉनिटरी पॉलिसी, यानी कि ऑप्शन ए मौद्रिक नीति, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 21, मॉनिटरी पॉलिसी जो है कौन जारी करता है, तो आप याद रखेंगे RBI। ठीक, ये क्यों किया जाता है, तो महंगाई और तरलता, मतलब लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी किसको बोलते हैं, तो बाजार में जितने पैसे हैं नकदी के रूप में, उसको लिक्विडिटी या तरलता के रूप में जाना जाता है। तो उस पर नियंत्रण करने के लिए, महंगाई कब ज़्यादा होती है, जब आपके पास पैसे ज़्यादा हों। पैसा ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि आप मांग बढ़ाएंगे मीन्स कोई भी प्रोडक्ट अगर ज़रूरी नहीं हो तो भी खरीदेंगे। 21 है, सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है, ए RBI से, बी IDBI से, सी MBI से और डी ICICI से। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा RBI देश से, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अर्थोपाय ऋण लेती है। 22, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, किस वर्ष में किया गया था, 1969 में, 1975 में, 1977 में या फिर 1980 में। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1975, यानी ऑप्शन बी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले आप लोगों को बता दूं, यदि आप PDF इसकी खोजते हैं चाहते हैं तो आपका जो ये चैनल है आपका परिवार शिक्षा लोक, उसी नाम को आप टेलीग्राम पर सर्च करें, शिक्षा लोक आएगा, ज्वाइन करें और वहां प्राप्त कर लें। साथ ही साथ अगर उस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी जाएँ और क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है 23, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता, बंधुत्वता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है, ए फ्रांसीसी संविधान, बी कनाडा संविधान, सी ब्रिटिश संविधान या डी आयरलैंड का संविधान। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फ्रांसीसी का संविधान। आप लोग जानते होंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब कि विश्व इतिहास में पढ़ा जाता है फ्रांसीसी की क्रांति। और ये जो शब्द है स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये फ्रांस की क्रांति का ही देन है। उस समय इस शब्द का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया गया नारा के रूप में और एक दूसरे को जोड़ने के रूप में। नेक्स्ट है 24, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ए लोकसभा का सदस्य होता है, बी राज्यसभा का सदस्य होता है, सी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है या फिर डी सांसद यानी संसद सदस्य नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है दोस्तों वो सांसद यानी संसद का सदस्य ही नहीं होता, वो तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और पदेन उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, मतलब उपराष्ट्रपति के पद में ही जो सभापति है, मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष, उसमें निहित होता है। यानी आप उपराष्ट्रपति बनते हैं तो ऑटोमेटिक आप राज्यसभा अध्यक्ष भी बन जाते हैं। इसलिए वो संसद के चुनाव लड़कर नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें सांसद का सदस्य भी नहीं माना जाता। नेक्स्ट है 25, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है। जो लोकसभा के संसदीय समिति के अध्यक्ष होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है। ए में है भारत के राष्ट्रपति, बी में है प्राइम मिनिस्टर मतलब भारत के प्रधानमंत्री, सी में है लोकसभा के अध्यक्ष और डी में है गृह मंत्री। तो 25 मतलब 25 नंबर का जो राइट आंसर होता है वो होगा लोकसभा के अध्यक्ष संसदीय समिति के अध्यक्ष का निर्धारण करते हैं या फिर नियुक्ति करते हैं। 26, पंचायत राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन होता है। ए में है ग्राम पंचायत, बी ग्राम या पंचायत समिति, सी जिला परिषद और डी इनमें से कोई नहीं। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जिला परिषद पंचायत राज संस्थाओं के सबसे उच्चतम स्तर मतलब जिला लेवल का होता है। 26, निम्न में से लाल सलाम एक उपन्यास पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। ए स्मृति ईरानी, बी सलमान खुर्शीद, सी भास्कर चट्टोपाध्याय या फिर डी आदिल हुसैन। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मृति ईरानी ऑप्शन ए। इन्होंने लाल सलाम नामक पुस्तक लिखी है। 28, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस रॉकेट वाहन से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। PSLV C-35, PSLV C-36, PSLV C-37 या फिर PSLV C-38। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा PSLV C-37 मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-37 इसका पूर्ण नाम होगा।
उसी के द्वारा 104 जो उपग्रह हैं उनको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था, वो भी सफलतापूर्वक। एक विश्व रिकॉर्ड था उस टाइम इसरो ने। और अभी जो ये विश्व रिकॉर्ड है वो नाम किसके नाम है बताइएगा आप लोग। चलिए आगे करते हैं। निम्न से किस मंत्रालय द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की नीतियों को निर्धारित किया जाता है? ए में है खाद्यान्न व कृषि तथा सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय, बी है इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी है उपभोक्ता मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय और डी है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए खाद्यान्न व कृषि तथा सामुदायिक विकास सहकारिता मंत्रालय। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। पसंद आ रहा हो तो ज़रूर ऐसा करें। 30 झारखंड में सांसदों की कुल संख्या कितनी है? 14, 6, 20 और 23 यानी 23। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोग सोच समझ कर इसका आंसर करेंगे। 1, 2, 3। चलिए अब जवाब देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20। अब बोलेंगे 20 कैसे हुआ सर? हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकसभा का जो सीट है झारखंड में वो है 14, आप 20 यानी 20 सही कर दी। तो दोस्त ये पूछा है सांसद, मतलब सभी सांसदों, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों को मिलाकर यानी कुल संख्या कितनी है? जो 14 + 6 कितनी हो गई? तो 20 हो गई, इसलिए 20 सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है समान विज्ञान से कि 31 रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक होता है? 1/10वां सेकंड, 1/8वां सेकंड, 1/16वां या फिर 1/5वां। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है 1/16वां सेकेंड तक। जो भी आप दृश्य देखते हैं, फोटो देखते हैं, कोई भी पेड़, फूल, पत्ती कुछ भी देखते हैं तो वो जो है आपके आँख के रेटिना पर 1/16 मतलब कि 1 सेकेंड के 16वें भाग तक आपका वो प्रतिबिंब, वो इमेज आपकी आँख के रेटिना पे रहता है। हाँ तो बता दें आपको, जो सैटेलाइट अभी तक सोच रहे होंगे रिकॉर्ड किसका है, वैश्विक रिकॉर्ड, तो वो है स्पेस एक्स। जी हाँ, टेस्ला का जो ये एक पार्ट है स्पेस एक्स, उसके द्वारा सबसे ज़्यादा भेजी गई है संख्या उपग्रहों के। इसके मालिक कौन है वो बताएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एलन मस्क नाम है उनका, ठीक। 32 एशिया का विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ स्थित है, कहाँ पे लगाई गई है? ए कोडाईकनाल, बी ऊटी, सी कवालूर या फिर डी नैनीताल। तो एशिया का जो विशालतम परावर्तित दूरबीन है दोस्तों वो लगाई गई है आपकी कलाउर में, यानी कि सी इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो जो 32 है इसमें वेणु बापू वेधशाला वहीं पे लगाया गया है, जिसको VBO भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है वेणु बापू ऑब्जर्वेटरी। ये जो है भारतीय तारा भौतिक संस्थान द्वारा प्रचालित एक खगोलीय वेधशाला है जो कि तमिलनाडु राज्य के वेलोर जिले के कलाउर नामक क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। ये इसकी जानकारी हो गई। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि मानव शरीर में विकिरण मतलब एक्स-रेज आदि के कारण हुई क्षति को किससे मापा जाता है? ए रोएंटजन से, बी क्यूरी से, सी रैड से या फिर डी रेम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेम से, यानी ऑप्शन डी, उसी से क्षति को मापा जाता है, मानव शरीर की क्षति को। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। यह क्या दर्शाता है? समदाबी प्रक्रिया, समआयतनिक प्रक्रिया, समतापीय प्रक्रिया या फिर रुद्धोष्म प्रक्रिया। तो 34 यानी 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रिया। इसी के कारण जो साइकिल के टायर हैं वो फट जाते हैं। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा घटना जरूर हुआ होगा या फिर अगल बगल देखे होंगे। आपको बता दें दोस्तों कि किसी भी प्रक्रिया को रुद्धोष्म तब कहा जाता है जब वहाँ की प्रणाली और उसके आसपास के किसी भी ऊष्मा का हस्तांतरण नहीं होता है, मतलब आदान प्रदान नहीं होता है। मान लीजिए कि अंदर का टेम्परेचर, आपके टायर का टेम्परेचर जो है अंदर का वो है 32 डिग्री सेल्सियस और बाहर का है 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों में जो फ़र्क है उसी कारण जो टायर हैं वो फूलते हैं और फूलने के कारण उसको स्पेस उतना नहीं मिल पाता है तो वो फट जाते हैं और फटने के कारण आपका टायर और ट्यूब दोनों चेंज करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है 35। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि इसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेज़ी से नीचे गिरता है, क्योंकि मतलब इसका कारण क्या है? ए पत्थर पैराशूट से भारी है, बी पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था की गई है, मतलब उसका में कुछ विशेष सिस्टम है क्या,
सी है पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कि पैराशूट जो है आकार में काफ़ी बड़ा होता है, जिससे वायु द्वारा प्रतिरोध मतलब विरोध किया जाता है और वो नीचे आने से रोकते हैं, इसलिए नीचे द्वारा कुछ फोर्स लगाया जाता है और अपना फोर्स उससे वो नीचे आता है, तो दोनों के बीच में थोड़ा बैलेंस बन जाता है, जिसके कारण जो पैराशूट है वो धीरे धीरे नीचे आता है और व्यक्ति को बचाता है मरने से। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 36, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन मतलब रेटिंग के आधार पर प्रदान की जाती है। ए प्रतिरोध, बी वोल्टेज, सी विद्युत शक्ति, या फिर डी विद्युत धारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन डी सही, विद्युत धारा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए विद्युत के यांत्रिक प्रभाव पर, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर, या विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो ये जो है दोस्तों फ्यूज वो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, मतलब कि जैसे ही ऊष्मा अधिक होगा, हीट अधिक बढ़ेगा, तो फ्यूज में लगा हुआ जो पतली सी वायर है वो गल जाती है और गलने के कारण जो दोनों सिरे पे कनेक्ट करता था वायर उसमें टूट जाता है, विघ्न उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो बाधित हो जाती है, रुक जाती है। इससे क्या होता है कि जब कभी वोल्टेज अचानक बढ़ जाता है या फिर फ्लक्चुएशन होता है, तो आपके जो महंगे महंगे इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टेलीविज़न हो गया, तो इसको ख़राब होने से बचाता है फ्यूज। ठीक है, इसलिए इसका जो प्रभाव से कार्य करता है, जिस प्रभाव पर, उसका नाम है ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन डी सही होगा। जंग लगना एक कारक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ये तो बचपन से पढ़ रहे होंगे 8-9 से। ए है विद्युत अपघटन, बी है ऑक्सीकरण, सी है रेडॉक्स अभिक्रिया जिसको ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों बोलते हैं, या फिर डी अपचयन। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है ऑक्सीकरण और अपचयन, दोनों सिद्धांत इस पर लागू होते हैं, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन सी सही होगा। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम या निकेल। तो जो टंगस्टन है वो स्टेनलेस स्टील में प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। 40 ओजोन छिद्र मतलब O3 के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेवार है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, या कार्बन मोनोऑक्साइड CO, या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर इसका फुल फॉर्म याद हो तो आप सही मार देंगे। तो यही जिम्मेवार है दोस्तों, जो कि रेफ्रिजरेटर यानी शीतलक से निकलता है, या फिर आप जो स्प्रे मारते हैं डिओडोरेंट जिसको बोलते हैं DO भी, वो उसके कारण भी ये निकलते हैं कुछ मात्रा में, फॉर्म जो होता है उससे भी निकलते हैं। तो CFC के कारण जो है ओजोन लेयर में छिद्र होता है या फिर उसका दायरा बढ़ता है। 41 है ट्राई नाइट्रोटाइलिन या टालुइन TNT जिसको बोलते हैं का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा बनाया जाता है या तैयार किया जाता है? ये है अमोनियम क्लोराइड, बी है अमोनियम नाइट्रेट, सी है अमोनियम सल्फेट, या डी अमोनियम नाइट्रेट। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक तत्व होता है जिसके प्रयोग से ही TNT बनाए जाते हैं, और TNT एक विस्फोटक पदार्थ है यानी बॉम्ब का रूप है। 42 गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है, बी हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, सी अदाह, या फिर डी अधिक अस्थायी है। अदाह मतलब कि तेज़ी से इधर उधर होना या फिर उड़ना, हल्की होना, एक तरह से वही इसका मतलब होता है। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी आदम। इसको क्या और बोलते हैं? तो गैसों के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हीलियम गैस अदाह होती है, मतलब कि कम ये हल्की होती है और रिएक्शन भी किसी से जल्दी नहीं करती है, इसलिए ये ज्वलनशील भी नहीं है, इसलिए इसको प्रायः प्रयोग में लाई नहीं जाती। इसको सी को, ठीक है, ये हल्की होती है इसलिए ऑप्शन सी 42 का। हाइड्रोजन को क्यों नहीं उपयोग में लिया जाता है? तो हाइड्रोजन जो है दोस्तों वो जल्दी जलने लगता है, ज्वलनशील होता है, इसलिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है, हीलियम गैस का यहाँ यूज किया जाता है। तो सी क्या होगा? वही जो आपको बताया कि अक्रियाशील और हल्की होने के कारण, दोनों कारण हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका अदाम जो लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया अक्रियाशील। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत या गुर्दा यानी किडनी। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत, लीवर, ऑप्शन सी सबसे बड़ा अंग है। अंग का बात किया है पार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है कि 44 नंबर 4 रक्त समूह हैं, ब्लड ग्रुप हैं A, AB, B और O। इसे सार्वभौमिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है जो किसी को भी खून दे सकता हो। O को, A को, B को या फिर AB को। तो सार्वभौमिक जो दाता है, डोनर है, वो होता है
ठीक है। और सार्वभौमिक जो ग्राहक है जो किसी से भी ले सकता है वो ए भी होता है। तो ये याद रखेंगे। इस क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, यानी कि श्रावण करती है? ए अधिवृक्क, बी पीयूष ग्रंथि, सी है जनन ग्रंथि या डी अग्नाशय है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी। अब आते हैं 46। विटामिन जो कुकिंग के दौरान सरलता से नष्ट हो जाता है वो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन सी, जो कि खट्टे पदार्थों में, फलों में आते हैं, नींबू वर्गीय फलों में जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, आम हो गया, ये सब में विटामिन सी पाए जाते हैं। ये जो है आप अगर कुकिंग करेंगे, पकाएंगे, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये जो है जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। काली मौत किसे कहते हैं? कैंसर को, प्लेग को, एड्स को या गोनोरिया को? तो आज से करीब 100 साल पहले ये महामारी के रूप में आया था, जैसे कि अभी कोविड-19 आई हुई थी कुछ दिन पहले तक। अभी भी इसका प्रसार है, जो कि अभी देख सकते हैं नीतीश कुमार जो कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो भी इससे संक्रमित हुए हैं, फिर से दोबारा, एक बार पहले भी हो चुके हैं। तो ये जो काली मौत है वो प्लेग को बोला जाता था, जो कि 100 साल पहले भयानक रूप से, विकराल रूप से करोड़ों लोगों की मौत का कारण जो बना था वो प्लेग था। ऑप्शन बी काली मौत की संज्ञा इससे ही दी जाती है, सही हो। अब आते हैं 48। इसमें निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है? ए प्रयोग और दुष्प्रयोग का नियम, बी है उत्परिवर्तन, सी है जन्म प्लाज्म का सिद्धांत या फिर डी प्राकृतिक वर्णन। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि डार्विनवाद प्राकृतिक वर्णन के साथ है, उस सिद्धांत को फॉलो करता है। नेक्स्ट है दोस्तों 49। लाख बनाई जाती है एक पेड़ से, एक कीट से, एक बिल्ली से या फिर एक कस्तूरी उंदूर से? तो लाख जो है, जिसको लाह भी बोलते हैं, जिसका झारखंड प्रथम स्थान पर है उत्पादन में, वो पेड़ से प्राप्त की जाती है, खास करके बबूल, महुआ इत्यादि पेड़ों से। ऑप्शन ए सही होगा। और ये तो इस पेड़ पे कीट रहते हैं, माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एक कीट से। जो लाख है वो कीट के द्वारा ये होता है, बनाया जाता है। और एक कीट किस पौधे पे पाए जाते हैं तो उसमें हो जाएगा आपका जो है ये बेर होगा, जामुन होगा, और साथ ही साथ बबूल का हो जाएगा। ये सारे पेड़ इसमें आएंगे, यानी पौधे। नेक्स्ट है 50 नंबर। विश्व में सबसे लंबा जो पौधा है वो कौन सा है? ए है यूकेलिप्टस, बी है टेरोकार्पस, सी है पॉलीएथिया या फिर डी है टेक्टोना। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कि ऑप्शन ए यूकेलिप्टस। और आपका इस ऑप्शन के अनुसार ये होगा, अगर ऐसे बात करें ओवरऑल, तो सबसे बड़ा जो पौधा होता है वो होता है तटीय रेडवुड। ये जो होता है विश्व का सबसे लंबा पौधा है तटीय रेडवुड। लेकिन इस विकल्प में नहीं देने के अनुसार, इस विकल्प के अनुसार जो होगा वो होगा यूकेलिप्टस, ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि जो झारखंड से संबंधित अपडेट्स हैं वो सारे इस चैनल पे आते हैं, वो लिंक में दिया हुआ है। और हम लोग करेंट अफेयर्स जल्द ही शुरू करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे सभी एग्जामिनेशन के लिए, खास करके JSSC CGL या फिर आप बात करें उत्पाद पुलिस का, और भी जितने भी JSSC के एग्जामिनेशन हैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन, नए उमंग, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल और प्यार बरसाते रहें। शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर पसंद आता हो तो। जय हिंद जोहार, मिलते हैं नए सेशन के साथ।